नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। SKMCH की अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर कुमारी विभाग को निलंबित किए जाने के बाद डॉक्टर सतीश कुमार बने प्रभारी अधीक्षक। वहीं निलंबन के विरोध में डॉक्टर ने की बैठक, कहा निलंबन वापस नहीं तो करेंगे हड़ताल। कुढ़नी कांड में पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा, आवास और पेंशन की भी डीएम ने की व्यवस्था। और कुढ़नी कांड के बाद नहीं थम रहा आक्रोश, माले, कांग्रेस और ABVP ने ज्ञापन सौंप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। SKMCH अधीक्षक डॉक्टर विभा कुमारी निलंबित, विरोध में डॉक्टरों ने बैठक के बाद हड़ताल की दी चेतावनी। उत्तर बिहार की लाइफलाइन श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अधीक्षक प्रोफेसर कुमारी विभा को बिहार सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के बाद बुधवार को उन्होंने उपाधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार को कार्यभार सौंप दिया। जब तक नए अधीक्षक की नियुक्ति नहीं होती तब तक डॉक्टर सतीश कुमार प्रभारी अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर विभा कुमारी को कुढ़नी रेप पीड़िता के इलाज के दौरान मरीज को पटना रेफर करने की प्रक्रिया पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद निलंबित किया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ SKMCH के टीचर एसोसिएशन और डॉक्टरों ने बुधवार को आपात बैठक की और निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार ने जल्द निलंबन वापस नहीं लिया तो SKMCH को बंद कर हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर विभा कुमारी 8 मार्च 2024 को SKMCH की अधीक्षक बनी थी और 4 जून 2025 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। IMA के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि सरकार ने खुद कल पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया। यह गलत है। पीड़िता के इलाज के लिए कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। जब मरीज भर्ती हुई तो उसका सेचुरेशन 30% था और यहाँ इलाज के बाद वह 90% तक स्थिर हो गई थी। जब मरीज की स्थिति में सुधार हुआ तभी उसे पटना रेफर कर दिया गया। गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा हम राज्य स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं रीडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सर्जरी विभाग के डॉक्टर विजय भारद्वाज ने भी सरकार के निर्णय को अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि मरीज का सेचुरेशन 30 से 90% होना यह साबित करता है कि इलाज में कोई कोताही नहीं हुई। रेफर करने से पहले परिजनों को सूचित किया गया था। यहाँ ऑपरेशन संभव नहीं था, इसलिए एम्स और फिर PMCH में स्थान सुनिश्चित कर रेफर किया गया। अधीक्षक लगातार संपर्क में थे। सरकार का यह निलंबन न केवल गलत है बल्कि चिकित्सकों के मनोबल को भी प्रभावित करता है। यदि सरकार ने निलंबन वापस नहीं लिया तो हम अस्पताल बंद करने का विचार करेंगे। नहीं, कल जो स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश आया जिसमें हम लोग के अधीक्षक का निलंबन का आदेश आया है, तो पूरा शिक्षक समाज, पूरा यहाँ का जो टीचर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर हैं, सारे इसके विरोध में हैं। क्योंकि हमारी जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो दिन रात लगी रहती हैं, हमेशा काम करती हैं, दिन भर फोन पे रहती हैं, सारा व्यवस्था कराई, उसका सर्जरी में काम हुआ, उसको फिर ICU में गया, वेंट पे काम हुआ, एनेस्थेटिस्ट गया, उसके बाद फिर ENT सर्जन काम किया, सारा लोग काम किया। जब पूरा वो गैस्पिंग में आई थी, सांस वो मरने वाली थी, उससे उसको 90+ SpO2 में यहाँ से खूब अच्छे इसमें क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में उनको बैठा करके स्टाफ के साथ भेजा गया वहाँ पे, और सब कुछ यहाँ से ठीक था। उसके बाद ये आरोप लगाना कि उन्हीं के चलते उसका माने वही दोषी है, ये हम लोग के मनोबल को तोड़ने वाला है और हम लोग इसको बर्दाश्त माने कतई नहीं करेंगे कि किसी डॉक्टर जो काम कर रहा है आप उसको बेइज्जत कीजिए, आप उसको माने जलील कीजिए, आप उसको परेशान कीजिए बिना जांच किए हुए। जांच कमेटी आई हुई है, जांच कर रही है, उसके पहले निलंबन का आदेश आ गया। तो निलंबन का 3 सदस्यीय मैंने कमेटी जांच कर रही है। जांच से बताइएगा ना कि क्या जांच में गड़बड़ी आया, तब तक आप उनको निलंबन कर दिए तो इससे हम लोग का मनोबल टूटता है। हम लोग जो यहाँ दिन रात रहते हैं, काम करते हैं, उनको लगता है कैसे करें, क्या करें।
तो इसीलिए डॉक्टर समाज पूरा हम लोग IMA मुजफ्फरपुर से भी बात हुई है, स्टेट IMA से भी बात हुई है, सारा लोग हम लोग इसका विरोध करेंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे और न्याय की लड़ाई और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई दोनों हम लोग लड़ेंगे। और माने आप किसी भी डॉक्टर को इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि बिना जांच के अपने मन से निलंबित कर दिए, ये गलत हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। प्रोटोकॉल का पालन न करना, कौन सा प्रोटोकॉल? सारा प्रोटोकॉल पालन क्या प्रोटोकॉल पालन नहीं हुआ है वो पहले बताया जाएगा ना कि रेफर में क्या, यहाँ से प्रोटोकॉल में कि मैंने पेशेंट जाने के कंडीशन में होना चाहिए, तो जाने के कंडीशन में था, वो स्टेबलाइज था, वो बात कर रहा था, वो सब कुछ नॉर्मल था। उसको हायर सेंटर में गया था इसलिए कि उसका एडवांस सर्जरी किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ संभव नहीं था। जो मैंने विभाग वाले बोले कि यहाँ संभव नहीं है, तो इसलिए भेजा गया। अब भेजा गया, उसको पूरा नियम से भेजा गया, तो इसीलिए हमको नहीं लग रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल में है। वो तो जांच का विषय है, जांच करे, या जांच में अगर कुछ गलत हो तो उसको सजा देवे। बिना जांच के किसी को हटा देना तो गलत है। डॉक्टर संजय कुमार, सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन SKM से। जी सर, क्या कुछ? यहाँ रेफरल के प्रोटोकॉल का कहता है कि वायोलेशन जो है इनके लेटर में है कि रेफरल प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया। ये कतई सही नहीं है। मरीज को जब वो जाने लायक हुआ, जिसमें 2-3 दिन का समय लगा, जब वो आया था तो 30% सैचुरेशन पर था, और जिस समय उसको रेफरल की बात हुई उस समय उसका सैचुरेशन 90% था। तो ये पहला प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट जाने लायक हो तभी उसको भेजिए। दूसरी बात होती है कि उसके रिलेटिव्स को बताना कि ये मरीज को इस काम के लिए हम भेज रहे हैं, जिसमें उसको ट्रैकिया के रिकंस्ट्रक्शन की बात थी, जिसके लिए उसको भेजने की बात हुई, जिसके लिए एम्स से संपर्क किया गया, लेकिन वहां वो फलाफल नहीं निकला। फिर IGIMS से संपर्क करने की कोशिश किया गया, जो नहीं हो सका। अल्टीमेटली उसको PMCH भेजा गया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि उसको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ जो है, जिसमें सारे फैसिलिटीज हो, उससे भेजा जाए। उसको भी प्रॉपरली फॉलो करते हुए और वैसे लाइफ सपोर्ट व्हीकल से भेजा गया कि उसका सैचुरेशन वहां तक मेंटेन था। पेशेंट जाकर के PMCH में वेटिंग में रहा। लेकिन जो चौथी बात है कि जो कहा जाता है कि जो है वहां के इंस्टीट्यूशन से संपर्क करने की बात, तो वो भी हमारे सुपरिटेंडेंट द्वारा किया गया। उन्होंने उस बात के लिए जो है सो प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट PMCH से बात की, और उसके बाद उसका एडमिशन का जहां जो प्रोटोकॉल वहां फॉलो करना था वो किया गया। इसलिए कहीं से भी ये वायोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल नहीं है, जिस एलिगेशन के तहत इनको सस्पेंड किया गया है। जहां तक इलाज के कोताही की बात है, ऐसी कहीं कोताही नहीं हुई, तभी वो मरीज 30% के सैचुरेशन से 90% तक गया। जो हम और मरीज का परिजन भी इस बात को कहा कि हमारी स्थिति वहां ज्यादा बेहतर थी बनिस्बत यहाँ आने से। तो इसके लिए हमारे पास जो एडवांस जो चीज टेक्नोलॉजी जो चाहिए, जो ऑपरेशन के लिए चाहिए, चूंकि नहीं है, इसलिए रेफर करना हमारी मजबूरी थी, जिसके तहत वो आगे इसमें अगर सरकार इस बात को कंसीडर करती है, हम लोगों की बात को समझती है, उनका जो सस्पेंशन है उसको हटाया जाता है, फिर हम लोग जैसा है काम करेंगे और उसमें पब्लिक के सपोर्ट में हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग स्टेप वाइज इसका विरोध करेंगे, और फाइनली इस अस्पताल को जो ये हम टाइम गेन लेकर के बताएंगे कि कब हम इसमें प्रोटेस्ट में जो है हम इस अस्पताल को बंद करेंगे। कुंडली कांड में पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा, आवास और पेंशन की भी व्यवस्था। DM सुब्रत कुमार सेन ने दी जानकारी। स्पीडी ट्रायल के लिए प्रयासरत है प्रशासन। मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी प्रखंड में हुए दर्दनाक दुष्कर्म हत्याकांड को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस मामले में मृतका के परिवार को सरकार की ओर से नियमानुसार 8,25,000 का मुआवजा देने का प्रावधान है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुआवजे की प्रथम किस्त 4,12,500 का चेक मृत बच्ची की मां को सौंपा जा चुका है। DM ने बताया कि पीड़ित परिवार को 7,700 प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की गई है, जो इसी माह से प्रभावी होगी। साथ ही परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया मकान भी आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। फिलहाल परिवार दाह संस्कार के बाद के कार्यक्रम में व्यस्त है।
इसके संपन्न होते ही मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजना के तहत उन्हें मकान स्वीकृत हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वह निर्माण नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 की राशि मकान निर्माण के लिए और 12,000 शौचालय निर्माण के लिए आवंटित की गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि मामले की पुलिस जांच तेजी से चल रही है। एफएसएल टीम की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। डीएम ने यह भी आश्वस्त किया कि जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी पीड़ित परिवार को मुआवजे की दूसरी किस्त भी सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसमें जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो प्रावधान है, अगर अनुसूचित जाति के किसी परिवार के सदस्य की हत्या होती है तो 8,25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। प्रथम किस्त जो है वो FIR फाइल होने के साथ और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है तो 4,12,500 रुपये की राशि दी जाती है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट इमीडिएटली मंगवाया। FIR की कॉपी हमारे पास पहले से थी और इसमें हम लोगों ने जो पहले किस्त की राशि है 4,12,500 रुपये, वो हम लोगों ने परसों ही जो माता जी हैं उस बच्ची की, उनको हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा 7,700 रुपये प्रति माह परिवार को पेंशन भी स्वीकृत किया गया है मेरे द्वारा। और आज हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत एक आवास भी स्वीकृत किया है और बीडीओ को यहाँ से निर्देश दिया गया है कि जल्दी ही उसमें काम शुरू करवा करके उस आवास को भी पूर्ण करा दें। हालांकि इसमें यह भी मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में इस परिवार को संभवतः 2011-12 के आसपास उस समय जो इंदिरा आवास योजना चलती थी उसका लाभ मिला था, लेकिन किसी कारण से वो ठीक से घर नहीं बना पाए या उस काम को पूरा नहीं कर पाए। तो इस विशेष परिस्थिति में हम लोगों ने एग्जेम्पशन देते हुए एक मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत एक घर भी सैंक्शन कर दिया है, जिसमें 1,20,000 रुपये की राशि जो है घर बनाने के लिए मिलेगी और 12,000 रुपया अतिरिक्त जो है वो शौचालय निर्माण के लिए मिलेगा। इसकी स्वीकृति जिला स्तर से दे दी गई है और इसमें जो है परिवार की सहमति से कल से परसों तक में, क्योंकि घर में जो जैसा वीडियो ने बताया है कि संभवतः अभी कुछ क्रियाक्रम का कार्यक्रम जो काम होता है वो चल रहा है, तो वो जैसे ही काम संपन्न होगा और परिवार की सहमति मिलेगी उस आवास को हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और इसके अतिरिक्त जो मुआवजा की पहली किस्त है 4,12,500 रुपये उसका भुगतान कर दिया गया है। पेंशन हम लोगों ने इसी समय से 7,700 रुपये प्रति माह चालू कर दिया है और इसमें पुलिस की स्तर से अनुसंधान की कार्रवाई जो है वो बहुत तेज गति से चल रही है, क्योंकि एक्यूज्ड को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट होती है वो आने की प्रतीक्षा की जा रही है और इसमें पुलिस जो है अनुसंधान को पूर्ण करके चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल होने के इमीडिएट तुरंत बाद हम लोग जो है जो 50% राशि और बची हुई है 4,12,500 रुपये की, वो हम लोग परिवार को हस्तगत करा देंगे और इसमें हम लोग कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि स्पीडी ट्रायल चला करके अगले कुछ दिनों में जो भी इसके दोषी हैं उनको जो है न्यायालय से सजा मिल सके, इस दिशा में भी हम लोगों का प्रयास जारी है। कुंडली रेप हत्याकांड मामले में माले के सदस्यों ने आक्रोश मार्च निकालकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। एपुआ द्वारा तुर्की थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म संग हत्या मामले में समाहरणालय परिसर में सभी ने गिरती हुई कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। इस अवसर पर भाकपा माले नेता सूरज कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। हाल के दिनों में तुर्की थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में हुए दुष्कर्म संग हत्या मामले में सरकार रवैया काफी ढीला था। हैरत की बात यह है कि बच्ची जब PMCH अस्पताल पहुंची तो उसको एडमिट करने में 4 घंटे लग गए और इसी दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग करते हैं और आज इसी को लेकर पैदल मार्च निकाला गया है। भाकपा माले की महिला सदस्य ने कहा कि बिहार में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ ढीली पड़ी हुई है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लिहाजा सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर
महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की घटनाएं सरेआम हो गई है और घटनाओं की बर्बरता इस रूप में सामने आ रही है। आप लोगों ने देखा कि कुढ़नी में एक 9 साल की जो छात्रा है, उस छात्रा की किस तरीके से बर्बर तरीके से अपराधी उसके साथ बलात्कार किए, उसके गर्दन को चीर दिया गया, पेट को चीर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा जो अपराध हुआ कि उस बच्ची को सही इलाज नहीं मिलने के कारण जो बच्ची जो तड़प कर जो मरी है, इस मौत ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। और पूरे बिहार के लोग इस बात का जवाब चाहते हैं नीतीश सरकार से कि आखिर उस बच्ची की इलाज में इस कदर की लापरवाही कैसे हुई। यहाँ पर SKMCH ने जो बच्ची को रेफर किया तो उस बच्ची के साथ कोई मजिस्ट्रेट क्यों नहीं था। SKMCH से जो PMCH बच्ची को भेजा गया तो वहाँ पर PMCH में उसको दाखिला दिलाने के लिए कोई अधिकारी क्यों नहीं था। और PMCH के गेट पर वो बच्ची 4 घंटे जीवन और मौत से जूझती रही और सरकार बिल्कुल भी जरके नहीं डिगी। तो इसमें आप कोई जांच कमेटी बना दीजिएगा, तो जांच कमेटी बना देने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है, बल्कि ये बिहार सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बच्ची की मौत की जिम्मेवारी तुम्हारे सर पर है। इसलिए प्रथम दृष्टिया जो है आप इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको सबसे पहले उनको पद से हटाइए, उनको इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। आप बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा कर दिए हैं। और जब महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं तो आपने समाज में उनके शरीर को नोचने के लिए आपने राक्षसों को खड़ा कर दिया। आपकी पुलिस सोई हुई रहती है। अभी कुढ़नी में घटना घटी हुई है, वहीं पर दूसरी भी एक घटना घटी है, 11 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। और जब गार्जियन जा रहा है 3 बजे रात में तो थानेदार गाली देकर भगा दे रहा है। आपका प्रशासन इस तरीके से बिहार में काम कर रहा है। आप बिल्कुल कोमा की स्थिति में है। बिहार की जनता मर रही है, बिहार की महिलाओं पर लगातार हिंसा हो रहा है, लगातार बलात्कार की घटना घट रही है और आप सोए हुए हैं। खुद मार्च निकाल गए हैं, उसका तात्पर्य है कि मुजफ्फरपुर जिला, पूरा जिला जो है वो एक अपराधी गैंग में शामिल हो चुका है। जिस तरह की रोज घटनाएं आ रही हैं, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, इस तरह की घटना पर जो सरकार, नीतीश सरकार चुप है, चुप्पी के खिलाफ। और जो कुढ़नी में घटना घटी, एक बच्ची जिसका रेप हुआ और उसके रेप के बाद वो लड़की जिंदा थी, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उन्होंने PMCH का जर्जर स्थिति कर रखा है। लड़की तड़पते रही, एम्बुलेंस में 8 घंटा तड़पते रही और वो लड़की को एक बेड नहीं मिला। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को हम कहना चाहते हैं कि वो बेशर्म निकम्मा जो है उसको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, अगर आप इस तरह सोए रहे, अगर हमारी बेटियां, अगर हमारी बहनें इस तरह अपराध के शिकंजे में फंसती रही तो नीतीश जी आपको इसका जवाब देगी महिलाएं आने वाले चुनाव में। और मैं कहूंगी भाजपा से कि तुमने ठीक कहा बेटी बचाओ, लेकिन एक लाइन और जोड़ देना, बेटी बचाओ भाजपा से बचाओ, RSS से बचाओ, जदयू से बचाओ, नीतीश के सरकार से बचाओ। एक लाइन और जोड़ दो। तुम्हारे बस में नहीं है बेटी बचाकर बेटी को पढ़ाना। आपको बता दे, कुढ़नी में बच्चियां निकल नहीं रही है। जिस तरह से बच्ची को अपहरण करके ले जाया गया, बच्चियां स्कूल जाने से डर रही हैं, गार्जियन डर रहे हैं कि हम भेजें तो उनके साथ क्या घटना घटेगी। ये हमारे प्रदेश का हालत है कि हम बच्चियों को निकाल नहीं सकते। ये निकम्मी सरकार, नीतीश जदयू भाजपा की सरकार और ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बेशर्मी के हद तक है, निकम्मा है मैं तो कहूंगी, क्योंकि मैं एक औरत भी हूँ, माँ हूँ। और मैं कहूंगी कि औरतों का ऐलान है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहती हूँ, भाजपा सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर तुम इस तरह महिलाओं पर रखे तो तुमको गद्दी से उतार फेंका जाए। ABVP मुजफ्फरपुर महानगर के प्रतिनिधि मंडल ने DM से मिलकर कुढ़नी कांड के आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पदाधिकारी से मिलकर जिले के कुढ़नी प्रखंड में एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की अमानवीय घटना को अंजाम देने और उस छात्रा के गला और पेट पर चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के संदर्भ में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर महानगर जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि ऐसी घटना मानवीयता को शर्मसार करने वाली है।
इस घटना ने एक बार फिर हमारे निम्न स्तरीय मानवीय सोच को प्रदर्शित किया है। कुमारी नैना ने कहा कि इस शर्मनाक घटना के बाद उस छात्रा को घायल अवस्था में इलाज के लिए एसकेएमसीएच एवं पीएमसीएच जैसे बिहार के प्रतिष्ठित अस्पतालों में ले जाया गया, जहां अस्पताल में लापरवाही की घटना पूरे बिहार के पूरे स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि पीड़िता का असमय इलाज होता तो संभवतः वह बच जाती। विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर और मुजफ्फरपुर विभाग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जिसमें आप सभी आए हैं। आज ही के दिन विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मिलकर इस घटना के विषय में विस्तार से उन्हें बताया और ज्ञापन दिया, ताकि जल्द ही इस घटना पे उचित कार्रवाई हो सके। ध्यान देने योग्य विषय ये है कि आखिरकार ऐसा घटना क्यों हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, क्या सिर्फ वो सांसद भवन और विधानसभा की शोभा बढ़ाने के लिए है? अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई प्रतिनिधि है, अगर उनके क्षेत्र की किसी एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की घटना आती है और वह मर जाती है उपचार के बिना, तो यह उनके लिए शर्म का विषय है। उनके लिए यह शर्म का विषय है और मुजफ्फरपुर समाज के लिए भी शर्म का विषय है। जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है उस क्षेत्र से विधायक मंत्री भी आते हैं। जी जी। तो क्या कहिएगा मंत्री को लेकर? वहाँ पर उस तरह की घटना घटते जा रही है, लोग एक लगातार तीसरी घटना कल घटी है परसों। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता उन्हें अपने सुरक्षा, अपनी जिम्मेवारी के लिए चुनती है। उनका अधिकार है अपने प्रतिनिधि से अपनी सुरक्षा व्यवस्था की मांग करना, अपने समाज की एक पद्धति को बनाए रखना। अगर इसमें मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रशासन हो, अगर कोई भी फेल हो रहे हैं तो ये चिंतनीय विषय है। फिर समाज के जनता को खुद तय करना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद भी इस विषय को लेकर के जिलाधिकारी से मिले और अगर इस पर जल्द ही जल्द कार्रवाई नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के साथ साथ शहर जाम करने के भी निर्णय तक पहुंच सकती है। दोषी को कार्रवाई मिलना अति आवश्यक है और समाज में इस तरह के जो विकृत मानसिकता फैलाने का जो कार्य चल रहा है, इस पर भी जांच का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों होते जा रहा है। इतनी रेप की घटनाएं, इतनी बलात्कार की घटनाएं, शोषण की घटनाएं हम लोगों के सामने है, इसका क्या कारण है, ये भी चिंतनीय विषय है। इसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हुई है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर प्रशासन उस समय में एट ए टाइम उस चीज को लेता तो बबलू यादव के साथ मुकेश यादव जो है वो भी पकड़ा जाते, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब पुलिस प्रशासन की गड़बड़ी और ढिलाई की वजह से वो नहीं पकड़ा पाए, नहीं तो आज वो पकड़ा जाते। और दूसरा विषय है कि मतलब अस्पताल में जिस तरह का उस बच्ची के साथ व्यवहार किया गया ये काफी निंदनीय है। जब उतने संगीन मामले में जब अस्पताल प्रशासन इस तरह का बिहेव कर सकता है तो जो नॉर्मल लोग जाते होंगे उनके साथ मतलब क्या समस्या है, क्या मतलब होता होगा, ये बात है। जो मेरा तो यही मांग है कि ये मतलब इस पर कार्रवाई किया जाए और उसको इंसाफ मिले और पुलिस प्रशासन और ये जो अस्पताल प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, इसकी शीघ्रता से सरकार को इस पर एक्शन लेना जरूरी है कि आखिर इस तरह की ढिलाई क्यों हो रही है, कि बार बार ये घटना का अंजाम ज्यादा दिया जा रहा है। ये नहीं है कि ग्रामीण शहर की बात है या फिर शहर में बात है, ये हर जगह है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार हम सरकार को मानते हैं, यहाँ की ढीली कानून को मानते हैं और इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। वो छोटी बच्ची का मामला था, यहाँ बड़े लोगों का मामला होता है। सपोज हमारा ही ले लीजिए, कल को अगर हमारा रेप हो जाता है तो लोग कहेंगे ढंग से पहनी नहीं थी, बैठी नहीं थी। देखिए समाज में ये होता है कि कुछ ना कुछ पीड़िता के में ही लेकिन निकाल देना है कि उस मामला को ठंडा दिया जाए, लेकिन इस मामला को लेकिन नहीं निकालना है। वो बच्चे का मामला है, इसको पूरे एकदम मतलब एक्शन के साथ लिया जाए और न्याय का मांग किया जाए। अगर अच्छे से इसको लिया जाएगा तो दूसरी बार अपराधी करने से पहले डरेंगे। लगातार उस एरिया में देखा गया है, लगातार इस तरह की तीसरी घटना को देखा गया है और इसमें एक नया बात और भी सामने आया है कि वहाँ के जो थानेदार हैं वो केस लेने से इनकार कर रहे हैं। अभी जो तत्काल की घटना हुई है
तो उसको लेकर पीड़िता यहाँ महिला थाना आई है, तब उसका एफआईआर दर्ज किया गया है, मेडिकल कराया गया है, तब एफआईआर दर्ज हुआ। हाँ, तो वो उसके बारे में हमको पता चला है कि जो एफआईआर नहीं लिया गया, तो फिर ऊपर से दोनों थाना को लगाया गया है। उस थाना के साथ एक महिला थाना को भी लगाया गया है। तो वहाँ का भी हम सुन रहे थे। अब निष्पक्षता से उसकी जांच हो रही है, लेकिन और सरकार की तरफ से अगर मदद मिलेगा, इसको आरे हाथ अच्छे से लिया जाएगा तो और होना चाहिए। और अगर लड़की का छात्रा का बात करें, लड़की का बात करें, तो मेरी तरफ से यही होना चाहिए कि जो आरोपी है उनको बीच चौराहे पर फांसी दी जाए, क्योंकि समाज में एक सबक जाए। कभी कभी समझाने से बात नहीं होता, सबक जाना चाहिए। और जो वहाँ के थानेदार जो एफआईआर नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे, उनपे भी जांच की मांग होनी चाहिए। ये है। तो आप इसको लेकर कोई कदम उठाइएगा? एबीवीपी कुछ कदम उठा सकती है क्या? हाँ, इसको लेकर हम लोग कदम उठाएंगे। एबीवीपी की तरफ से हमारे यहाँ मिशन साहसी का कार्यक्रम चलाया जाता था, वो मतलब उस पर बात चल रही है, वो चलाया जाएगा। अपनी तरफ से हम लोग पेपर स्प्रे का भी सोच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं अपने कॉलेज में, वॉक एंड टॉक करें। उसमें हो सकता है कि हम लोग जिस लेवल से अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर आप लोगों के बीच में हम खुद को कैसे सुरक्षित करें, इसका कर सकते हैं। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर हम सपोज कीजिए कि ऑटो और रैपिडो में जा रहे हैं, तो हम अपना जो पासवर्ड है वो अपने गार्जियन या किसी करीबी के साथ ये कर सकते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफा की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा है कि जिस तरीके से एक ही थाना क्षेत्र में दो निर्भया कांड हुआ, इससे पूरा जिला हिला हुआ है। पूरे बिहार में कानून की व्यवस्था गिरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की हालत भी किसी से छिपी हुई नहीं है। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया है। अगर मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे बिहार में गिरी हुई कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए उग्र आंदोलन करेगी। अधिकारी मुजफ्फरपुर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, डेलीगेशन मिलकर, कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को बर्खास्त किया जाए। यह जो कुरहनी में दो निर्भया कांड हुआ है और उसको पीएमसीएच में 4 घंटा एम्बुलेंस में वो पड़ी रही, कराती रही, और स्वास्थ्य के वहाँ के डॉक्टर के लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसको एडमिट जब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक प्रतिमा दास, छत्रपति यादव विधायक और तमाम कांग्रेसी जब वहाँ पे ऊंची आवाज़ में और नाराबाजी करते हैं, तब 4 घंटे के बाद उसका एडमिट वो लोग करते हैं। तब तक जो है कि बच्चे की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और वह मृत्यु हो जाती है। आज हम महामहिम महोदया से यह मांग किए हैं कि आए दिन बिहार में जो है दलितों बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, वह रसूखदार हैं। उनको डॉक्टर से अपना महीनवारी लेना है। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच क्या इलाज हो रहा है गरीबों का, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग का डिमांड है जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो आज हमारे प्रदेश के नेता, युवा कांग्रेस के लोग उनके आवास का घेराव किए हैं। कल होके हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उस अभियुक्त को फांसी मिलेगा, और मंगल पांडे को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक उस बच्ची निर्भया की आत्मा को सड़क बनी नहीं पर कर दिया गया उद्घाटन। जल जमाव से परेशान वार्ड नंबर 2 के लोग खुद खर्च कर रहे हैं सड़क और नाला निर्माण। मुजफ्फरपुर नगर निगम की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा हाल ही में जिस सड़क का उद्घाटन किया गया वह वास्तव में बनी ही नहीं है। मामला वार्ड नंबर 2 के ब्रिज बिहारी गली से चांदनी चौक जाने वाली मुख्य सड़क का है,
जहां स्थानीय लोग अब भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि इलाके के लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा कर सड़क और नाले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे प्रकरण पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह नगर निगम की लापरवाही और कागजी कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सड़क बनी ही नहीं तो उद्घाटन किसका किया गया। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश के मौसम में गली जलमग्न हो जाती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। बच्चों और बुजुर्गों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि निगम के पास जब भी शिकायत लेकर गए सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ। अब मोहल्ले के लोग अपनी मेहनत और चंदे की राशि से सड़क और नाले के निर्माण में जुटे हैं। इससे एक और जहां स्थानीय लोगों की हिम्मत और एकजुटता सामने आई, वहीं प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला नगर विकास और शहरी नियोजन के स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग करता है। जनता अब जानना चाहती है कि विकास कार्यों की जमीन पर पुष्टि किए बिना उद्घाटन क्यों किया गया। ये जानकारी हमको भी मिली है, कल जानकारी मिली थी। आज हम भी घूमने गए थे वहां पर, देखे कि वहां स्थानीय निवासी लोग इतना परेशान थे, तो उन लोगों ने वहां पर कलभट वहां अपने पैसा से बना रहे हैं, जो एक तरह से मानिए नगर निगम की पूर्णतः लापरवाही है। देखिए, आपको याद होगा आज से कुछ महीना पहले माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए हुए थे, नगर विकास मंत्री आए थे, जिन्होंने उस रोड का, बिजबिहारी गली का नाम उसका रोड का, उसका यहां से लेकर हाईवे तक का उद्घाटन कर दिए हैं। और दुर्भाग्य की बात ये कहिए, और ये शर्मनाक कहिए, इसलिए शर्मनाक कह सकते हैं कि जिस रोड का मंत्री ने उद्घाटन कर दिया उस रोड में कलभट टूटा हुआ है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और नगर निगम के नगर आयुक्त माननीय महापौर महोदया, ये लोग इतना ये तो देखा नहीं, अब मंत्री से उद्घाटन करवा दिया। आप बताइए कितना बड़ा ये निंदनीय विषय है कि जिस रोड का उद्घाटन हो गया और रोड बना नहीं, उस रोड का यही नारकीय स्थिति है। और लोग जनता जो है सो ये चंदा का पैसा लेके, अपना पैसा से, जो कि जनता टैक्स दे रही है, वहां की जनता टैक्स दे, जाकर देखिए नाली का हालत जो है खराब है और मेन रोड है वो। इसलिए नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदया अविलंब उसको ठीक करवाइए और जनता से, माननीय महापौर महोदय वहां जाके जनता से माफी मांगी जाके, तब जाके आप ये जो है सो काम लेकर रहिएगा। कहीं ना कहीं उस इलाके में कई गणमान्य लोग, उस इलाके में माननीय पूर्व मंत्री रमा देवी जी रहती है, माननीय पूर्व ये विधायक अर्जुन राय जी रहते हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर, कौन कौन लोग वहां उस रोड में नहीं रहते हैं। लेकिन क्या कहें, नगर निगम ध्वस्त है, नगर निगम कोई काम कर नहीं रही है, झूठ में रिपोर्ट दे देती है, जिसके कारण जो है सो माननीय मंत्री फंस जाते हैं इसमें। माननीय मंत्री बेचारे, वो क्या मालूम है कौन रोड बनाया कि नहीं बनाया, और उद्घाटन कर दिया उसका। बहुत शर्मनाक है ये। कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही, नगर निगम की 100% नगर निगम की इंजीनियरिंग विंग का और नगर निगम के जितने भी जो सम्मानित कुर्सी बैठे हैं उनका लापरवाही है। स्थानीय लोग में काफी आक्रोश, स्वाभाविक स्थानीय के लोग में आक्रोश होगा ही। पैसा जनता टैक्स दे रही नगर निगम इसी दिन के लिए, ये एक तरफ टैक्स भी दे, एक तरफ अपने पैसा से नाला रोड बनवाए। गलत बात है ये चीज, हम लोग समय ऐसा कभी नहीं होता था। स्थानीय लोग द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम की कई बढ़िया पदाधिकारी समेत वार्ड पार्षद को कितनी बार कंप्लेन किया गया, फिर भी कोई संज्ञान नहीं मिला। देखिए, वार्ड पार्षद तो लगे हुए थे उस पर, हमको भी वार्ड पार्षद बात हुई थी, वार्ड पार्षद ने कहा कि हम तो लगे हुए थे, लेकिन अब जनता सर्वोपरि है, जनता से वोट लेना है, क्या किया जाए। लेकिन ये नगर निगम लापरवाही है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला बढ़कर आंकड़ा पहुंचा 28 पर। ईएस के 2 मामले सामने आए, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। मौसम में आए बदलाव के साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर चमकी बुखार के नाम से मशहूर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES का प्रकोप बढ़ने लगा है। बुधवार को 2 और बच्चों में इस बीमारी की पुष्टि हुई, जिससे जिले में इस मौसम में AES के कुल मामलों की संख्या 28 हो गई है। इसके साथ ही बच्चों में पीलिया, डायरिया, सर्दी खांसी के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। AES के 2 नवीनतम मरीजों में शिवहर और सीतामढ़ी के बच्चे में चमकी बुखार के जांच के बाद उसकी पुष्टि हुई है। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा कि दोनों बच्चों पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है और उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
जनवरी से अब तक 28 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 बच्चियां आज शिवहर की 3 साल की और सीतामढ़ी की बच्ची की उम्र 5 साल है। दोनों की हालत में सुधार है। अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध है। सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। किसी तरह की कोई परेशानी आने पर कंट्रोल रूम से इसका निदान किया जाएगा। इसको लेकर अभी जिले में क्या स्थिति है? हाँ, अभी तक का जो रिकॉर्ड है मैंने 1 जनवरी से लेकर आज तक का, तो 28 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने SKMCH में भर्ती हुए हैं और 28 के 28 भी बच्चे सभी स्वस्थ होकर घर गए हैं। आज 2 केस की रिपोर्टिंग हुई है, एक केस सीतामढ़ी का था, एक शिवहर जिला का था। ऐसे 28 केस में 23 से 24 केसेस मुजफ्फरपुर के हैं, बाकी 4-5 केसेस अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। लूट का विरोध करने पर आभूषण व्यवसायी को मारी गोली, मोबाइल लूट कर फरार हुए बदमाश। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनौड़ी गांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर मंगलवार की देर रात लूट के प्रयास में असफल रहे बदमाशों ने एक आभूषण व्यवसायी को गोली मार दी। घायल व्यवसायी की पहचान धरफड़ी गांव निवासी प्रदीप शाह 40 वर्ष के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में देवरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार प्रदीप शाह देवरिया शहर स्थित अपने आभूषण दुकान बंद कर रात को बाइक से घर लौट रहे थे। तभी लखनौड़ी रेलवे ट्रैक के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने प्रदीप से बाइक और डिक्की में रखे गहनों को लूटने की कोशिश की। प्रदीप के विरोध और शोर मचाने पर बदमाशों ने उन्हें कमर के ऊपर गोली मार दी। घटना के वक्त प्रदीप की बाइक के पीछे बैठे राम लीला गांची निवासी धीरज कुमार का मोबाइल भी बदमाश छीन ले गए। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश देवरिया से ही व्यवसायी का पीछा कर रहे थे और सुनसान जगह देखकर लखनौड़ी में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। शोरगुल के कारण वे गहने लूटने में असफल रहे और धरफड़ी की ओर भागने निकले। थानाध्यक्ष राम विनय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन गहने लूटने में सफल नहीं हो सके। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि प्रदीप शाह इससे पहले भी 2 बार लूटपाट का शिकार हो चुके हैं, जिनमें लाखों रुपए के आभूषण लूटे गए थे। पुलिस इन घटनाओं को जोड़कर भी मामले की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पुरानी घटनाओं के आधार पर ही उन्हें निशाना बनाया। देवरिया हमारा शॉप है, दुकान है, दुकान से बढ़ा के जो है घर के तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक रेलवे पुल है, पुल ओवर ब्रिज है, नीचे से रास्ते है, वही जाने के क्रम में रास्ते में जब मतलब 2 अपराधी मतलब आके जो है कि जिधर से मोटरसाइकिल हम लेके जा रहे थे उधर से एकदम आके गाली उली पड़ने लगा और गाड़ी मैंने मेरा रोक दिया, गिरा दिया। और गिराने के क्रम में मैं वो क्या किया कि मेरे साथ जो है कि छीना झपटी करने लगा। मेरा सब और उसके बाद जो है कि हमारा सब चेक इन करने लगा, पर्स और जो है कि गले का चैन उन्हीं सब निकाल लिया। सोना नहीं था, चैन था, कितना क्या बताया मैंने, चांदी का चैन था। हम बाइक से मतलब जा रहे थे। फायरिंग जो है कि किया है, लेकिन हम मैंने नर्वस हो गए, हमको पता नहीं चला, लेकिन फायरिंग तो कुछ किया तब ना हमको जो है कि यहाँ पे पता चला कि जी, बाद में पता चला कि हमको लगा हुआ जी धरफड़ी लौट रहे थे। प्रदीप कुमार शाह। मुजफ्फरपुर में बंद घर में भीषण चोरी, 20 लाख के जेवरात और सामान ले उड़े चोर। मुजफ्फरपुर जिले के मुशर्री थाना क्षेत्र स्थित तरौरा गोपालपुर गांव में देर रात एक बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि मालिक सिराज अंसारी अपने परिवार के साथ नागपुर में रहते हैं और वहीं टायर के व्यापार में जुड़े हुए हैं। पीड़ित सिराज अंसारी के अनुसार चोरों ने घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते प्रवेश किया। घर बाहर से ताला बंद था, जिससे किसी को शक न हो। अंदर घुसने के बाद चोरों ने 7 अलमारी और 8 ट्रंकों के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात, पीतल तांबे के बर्तन, कीमती कपड़े और एक मोटरसाइकिल तक चुरा ली। चोरी की गई जेवरातों में सोने की चैन, हार, टीका, नथ, ईयरिंग, नोज रिंग, चांदी के पायल और छल्ले शामिल हैं। सिराज अंसारी ने बताया कि ये सभी जेवरात
4 बेटों की शादी में मिले हुए थे और 2 बेटियों की शादी के लिए रखे गए थे। चोरों ने न केवल जेवरात बल्कि कीमती बर्तन, कपड़े और बाइक तक चोरी कर ली। बाइक को चोर छत से नीचे उतार कर ले गए, जिससे उनकी तैयारी और चालाकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब घर के पास रहने वाले सिराज अंसारी के भांजे ने छत पर रोशनी देखी और शोर मचाया। जब तक स्थानीय लोग इकट्ठा होते, चोर भागने में सफल रहे। कुछ दूरी पर एक पिकअप वैन खड़ी थी, जिसे देखकर शक है कि चुराए गए सामान को उसी वाहन से ले जाया गया। मुशर्री थाना अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने बताया कि यह एक सुनिश्चित चोरी प्रतीत हो रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस की टीम पड़ताल में जुटी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला
आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में शुरू होगी पताही हवाई अड्डा प्रशिक्षण एकेडमी की भी होगी स्थापना। हवाई अड्डे को विकसित करने के कवायद शुरू है। उड़ान योजना के तहत 25 करोड़ रुपए हुए आवंटित। राज्य सरकार द्वारा केंद्र की उड़ान योजना के तहत बिहार के 9 शहरों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे को विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके साथ ही यहां एक उड्डयन प्रशिक्षण एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि हवाई अड्डे के 4 दीवारी और रनवे के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से NOC की मांग की गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हवाई अड्डे के साथ प्रस्तावित उड्डयन प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना को लेकर AAI के साथ 15 वर्षों के लिए एक MOU किया गया है। इस MOU के आधार पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जल्द 4 दीवारी और रनवे निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हवाई अड्डे पर एक VIP लॉज के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। जिला प्रशासन इसमें हर संभव मदद करेगा। में अभी मुख्यालय के स्तर पे इस पे काम चल रहा है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है एक टीम, इसमें कई डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज के पदाधिकारी थे, तो उन लोगों ने आके निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन के भी पदाधिकारी थे और इसमें जो है आगे स्वीकृति और इसको कैसे जल्द से जल्द इसमें काम शुरू किया जाए, इसके स्तर से जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है बिहार का, वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी जिला प्रशासन के स्तर से इसमें सहयोग अपेक्षित होगा, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। पियर थाना प्रभारी द्वारा न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने लगाई ग्रामीण SP से न्याय की गुहार। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू कुमार ने अपने सगे भाइयों पर दहेज हत्या को लेकर आज ग्रामीण SP विद्यासागर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल राजू की शादी साल 2021 में मुजफ्फरपुर के आश्रम घाट निवासी शंभू शाह की बेटी से हुई थी। जब से उसकी शादी हुई तब से उसके परिवार के सदस्य उससे और उसकी पत्नी को दहेज को लेकर गाली गलौज मारपीट करते हैं।
राजू शाह ने बताया कि 31 मई की सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके परिवार के छोटे भाई और बड़े भाई ने जान मारने की नीयत से उसे पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया। मारपीट की घटना से राजू गंभीर रूप से घायल हो गया और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए बंदरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। साथ ही बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो राजू शाह के फोन में उपलब्ध है। साथ ही राजू शाह ने बताया कि उसकी पत्नी 7 माह की प्रेग्नेंट है। आरोपियों द्वारा उसके भी पेट पर लात से मारा गया। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित द्वारा पियर थाना लिखित रूप में आवेदन सौंपा गया है। अगर थाना द्वारा जब सुनवाई नहीं की गई तो पीड़ित ग्रामीण एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। के लिए मारपीट कर रहा है, बोला है भागो घर से, दहेज लाओ, ये करेंगे वो करेंगे, मैं गर्भवती, मैं अतने मेरे भाती गोतनी लोग भैंसुर लोग सब मारपीट करता है। 4 दिन के भूखे प्यासे इन्हें उन्हें भटकते उटकते अपना माँ बाप अपन घर पर भाग कर आए हैं। वहीं पर मौजूद हुआ है, नहीं हुआ अपराधी लिखवाए हैं, नहीं हुआ है तो यहाँ एसपी पास थाना में गए थे, वहाँ नहीं सुन पाया है तो यहाँ आती है, आपके सहयोग नहीं किए हैं तो आकर यहाँ आती किए हैं। एसपी साहब से मिले हैं। न्याय का उम्मीद है? न्याय का उम्मीद है। माता पिता जाते हैं? माता पिता जाती है तो गाड़ी देती, कहते आकर क्या करता, उसको ही मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। माता पिता के भी गाड़ी देती है। पुलिस का डर नहीं है? उन लोग का डर नहीं, कहते पुलिस क्या करता, बापा गाँव उखा रहता है, दुनिया सन गाड़ी देती है सब समझे। वार्ड जाती है बचाने, वार्ड गई थी बचाने, उनका माँ भी गए थे, वार्ड भी गए, पति उति सब गया था तो उनको बोल रहा है उसको दोनों प्राणी के दूरा पर हटा देंगे, गाड़ी फूक देंगे तो आप लोग को दुलाता है समिति में उठाकर मारकर फेंक देंगे, आप लोग गवाही दीजिएगा। था वो लोग भी गवाही नहीं दी है। सर हम तो ऑटो चलाकर परिवार को पालन पोषण करते हैं और हम घर पे नहीं रहते हैं। मेरे परिवार को मारने जाता है। मेरे सास ससुर आता है तो बोलता है क्या कर लीजिएगा आप, आपके बेटी को मार कर फेंक देंगे और पैसा मांगता है, दहेज लेकर आओ। हम नहीं रहते, बार बार वो टॉर्चर करने जाता है, मारने जाता है। यही सब लोग मारपीट करता है। और भाई है, छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई है, भाभी है और मेरा भाबो है, और लोग मेरे पत्नी को मारने जाती है। क्यों मारपीट? वो बार बार टॉर्चर कर रहे रहता है। लगता है कि वो क्यों मारपीट होता है? दहेज के लिए कि मैं पैसा लेकर आओ, नहीं तो घर में नहीं रहने देंगे, तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, इसीलिए मेरे घर वाली को मारने जाती है सब मिलकर। पिछली बार क्या कैसे मारपीट हुआ? कैसे क्या मारपीट हुआ? 31 तारीख को सवेरे पे मैं बाथरूम से आकर बिछौना पर लेट गया था। मेरे छोटा वाला भाई और 2 छोटा वाला भाई मेरे बिछौना पर से खींचकर बांस और बेल्ट और ईंटे से मारने लगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैं एक वीडियो बनाकर मोबाइल में रखे हुए है और थाना प्रभारी जन गए, आवेदन दिए, वो लोग सुने गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर पाए। इसीलिए मैं उकच कर यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए अवश्य यहाँ मुजफ्फरपुर आए हैं। नहीं लिया गया। नगर निगम कामगार यूनियन ने कल से नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। नगर निगम कामगार यूनियन द्वारा आज मुजफ्फरपुर नगर निगम सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से नगर निगम कामगार यूनियन के अशोक राय ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग कई महीने से नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही कई बार नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं को लेकर अवगत करा चुके हैं, मगर अभी तक उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अंततः यह निर्णय लिया गया है कि कल से मुजफ्फरपुर नगर निगम में कल से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर निगम प्रशासन हमारी बात नहीं सुनी या हमारी मांगे पूरी नहीं की तो शहर में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। है जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के दोनों कर्मचारी संगठन मिलकर लगातार 3 महीना पहले लगायत कर दिए थे, जो विधवा कर्मचारी का भी पूरे संपूर्ण राज्य में पारिवारिक पेंशन मिल रहा है यहाँ दिया जाए, ये रोके हुए थे। इसके लिए लिख के दिया था, नहीं दिए तो हड़ताल करेंगे। महापौर से भी आज हम बात किए हैं, आनाकानी कर रहे हैं। अभी अभी मालूम हुआ है ये कहते हैं कोर्ट से फिर रिपीट करा के लाइए, तो कोई विधवा कहाँ है, 75 वर्ष का उम्र है, कहाँ, लेकिन ठीक है लिख करके दिए हुए उनके कार्यालय में, जिनको मन कराना है करवा लें। तो 1 साल लेकिन उन्होंने डिवाइड ऑफ रूल करने का नीति अपनाया है कि कुछ से करा लो, कुछ से नहीं कराओ, ताकि आपस में छिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन यहाँ का जो 1900 कर्मचारी है सभी एक साथ है, एक साथ रहेगा। इन लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कल से हड़ताल करेंगे। 50 रुपया नई बढ़ोतरी होगी इसके लिए, ये पेंशन है इसके लिए। तो पूरा प्रदेश के
पूरा प्रदेश के महासंघ, बिहार राज्य के जितने महासंघ के पदाधिकारी हैं, जरूरत पड़ेगी तो मुजफ्फरपुर में उतरेगा और इसकी लड़ाई लड़के हम लोग इसकी सफल बनाएंगे। यूनियन का निर्णय पूर्व में ही लिया गया था, जो समय नगर आयुक्त के आश्वासन पर हम लोगों ने दिया, लेकिन आज भी निगम प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। हमारा मुख्य मांग जो फैमिली पेंशन है, जो बंद कर दिया गया है, गरीब गुरबा परेशान है, उसको भुगतान करना। दूसरा मांग था 50 रुपया जो दैनिक मजदूर अतिरिक्त पर कार्य करने वाले कर्मी हैं, उनको भुगतान करना था। ये निगम प्रशासन टाल मटोल की नीति कर रहा है। आज विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि 62 को फैमिली पेंशन वाले का पेंशन रुका हुआ है और यहाँ 19 गो का पेमेंट हाफी डिफिट कराकर किया जा रहा है। तो ये कर्मचारी को लड़ाने का काम हो रहा है। तो संगठन इससे मानने वाला नहीं है। कल से हम लोगों का यहाँ क्या कहें, यहाँ नगर आयुक्त, स्थापना, हमारे उप नगर आयुक्त, तीनों आदमी का अपना अपना मत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम लोग का कल से धारणा का कार्यक्रम है 2 दिन का। तीसरे दिन से पूरा नगर निगम का सफाई व्यवस्था ठप रहेगा। 50 रुपया जिस कर्मी को स्टैंडिंग बोर्ड बढ़ा दिया, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। वो कर्मचारी एकदम परेशान है। तो ये हमारे निगम का चाल चल रहा है और सब काम मार्गदर्शन यहाँ कर लेंगे। बहाली यहाँ किसी को 50,000 वेतन दे देंगे, किसी को 60,000 दे देंगे। 25 को का आदेश है, 68 को रखे हुए हैं। इसके लिए इन्होंने मार्गदर्शन मांगा। तो अब हम लोग आज ही अगर भुगतान 62 को का नहीं करते हैं तो उसका 50 रुपया नहीं लागू करते हैं, ये कहते हैं एनजीओ को छोड़िए ना। अभी आप जो दैनिक वेतन होगी अतिरिक्त कर्मी है, उसका तो भुगतान कीजिए, तब ये हड़ताल रुकेगा। महीना से नगर आयुक्त तानाशाही आदेश निकालते रहते हैं और पारिवारिक पेंशन को नाजायज रूप से बंद करके रखे, इसके लिए कोई चिट्ठी उठी नहीं निकाले। हम लोग बराबर आग्रह करते रहे, ये मौखिक रूप से आश्वासन देते रहे और अपने वादा से मुकरते रहे। हम लोग मजबूर हो करके कल 5 तारीख से धरना पर बैठेंगे, जिसमें पूरी तैयारी के साथ झाड़ू, कुदाल, फरुआ के साथ सफाई कर्मचारी धरना पर बैठेंगे और जिस रूप में फरियाना होगा फरियाएंगे, लेकिन पारिवारिक पेंशन लेकर के और 50 रुपया जो जनवरी महीना में बोर्ड भुगतान करने के लिए पारित किया था, जब तक लागू नहीं होगा तब तक धरना 2 दिन का होगा और 2 दिन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उप नगर आयुक्त और नगर आयुक्त और स्थापना। तुर्की में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और कुटनी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर सर्वदलीय जनाक्रोश रैली निकाली गई। कफेन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और कुटनी थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म संग हत्या मामले को लेकर जिलेवासियों के बीच काफी आक्रोश है। इसी को लेकर सर्वदलीय जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। सभी दल के लोगों ने मिलकर पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर कानून व्यवस्था कायम करने की मांग की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विजेश प्रासर ने कहा कि हाल ही में कफेन की रहने वाली एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर तुर्की थाने की कार्यशैली संदिग्ध थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी से पैसा लेने के बाद उसे छोड़ दिया गया और अब आरोपी फरार है। हम लोगों ने जब कल एसपी साहब को फोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे में हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहकर पूरे मामले में हस्तक्षेप कराया, तब जाकर आरोपी के परिजनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुटनी के जगन्नाथपुर में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म संग हत्या मामले में बच्ची को उपचार के लिए पीएमसीएच भेजा गया। वहां पर भी बद इंतजामी का माहौल था और बच्ची को 4 घंटे तक अस्पताल के बाहर रखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधियों का बोलबाला है और सरकार पर से एक बाल लोक का खत्म हो रहा है। इसलिए आज हम लोग भी सभी दल मिलकर न्याय के लिए गुहार लगाने आए हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, जन स्वराज समेत कई सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल थे। से बदतर होती जा रही है। लगातार यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं। अभी जो तत्काल मामला है वो कफेन में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का है। 12-13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। और बगल के जगन्नाथपुर में, कुरहनी प्रखंड के ही जगन्नाथपुर गांव में हमारी दलित बेटी के साथ
बलात्कार किया जाता है और गला रेत कर पेट काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना अराजकता का माहौल है कि यहाँ से उसको पीएमसीएच रेफर किया जाता है, लेकिन पीएमसीएच में 8 घंटे तक उसको बेड नहीं मिलता है, जिसके कारण वो तड़प कर दम तोड़ देती है। तो यही पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, कानून का शासन नहीं है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार इकबाल से चलती है, इकबाल खत्म हो गया है, अपराधियों में कोई डर नहीं है, खुलेआम लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसी के लिए आज जनाक्रोश रैली सर्वदलीय, जिसमें सभी दल के लोग शामिल थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं पटना से चलकर, और सभी दल के प्रतिनिधि, भाजपा के, कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे साथी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, जनसुराज के से हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी सामाजिक संगठनों के लिए, चाहे वो ब्रह्मर्षि समाज संगठन हो या कोड भी हो, बहुत सारे सभी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभी लोग इसमें शामिल हैं। और ये जनाक्रोश इसीलिए था कि क्राइम पे क्राइम हो रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और लगातार क्राइम होता रहता है। कफेन वाले मामले में लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया। एक तो पुलिस 2 घंटे 2.5 घंटे लेट से आई और पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया। उसके जो परिजन थे खुलेआम आरोप लगाते हैं कि हमने 5 लाख रुपया थाने को दिया हुआ है, पुलिस को दिया हुआ है, पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, और कहता है कि रेप हो गया तो क्या हो गया, दूसरे ले आओ बेटी को, हम दूसरी बहू बना लेंगे। बताइए, इतना मन बढ़ जाएगा अपराधी का, वो समझती क्या है अपने आप को। इसलिए हम लोगों ने, जब मैं वहां गया, पता चला, हम पार्टी के लोगों के साथ और सामाजिक संगठन के लोगों के साथ वहां गए, कुढ़नी थाने को बुलवाया, लेकिन तुर्की थाने को वो आया, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं था। एसएसपी साहब को हमने 40 कॉल किया। पहले कॉल पर उन्होंने जैसे ही कफेन घटना सुनी, उन्होंने फोन रख दिया और मेरा परिचय सुना, सुनते ही रख दिया, और लगातार 40 कॉल उन्होंने इग्नोर किया। आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी हैं या वो पूरे जिले के एसएसपी हैं? अगर वो पूरे जिले के एसएसपी हैं तो वो सभी के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। लेकिन वो प्रतिपक्ष तो छोड़िए, पत्रकारों का भी कॉल उन्होंने इग्नोर किया। किसी पत्रकार का कॉल नहीं उठाया, किसी प्रतिपक्ष के नेता का कॉल नहीं उठाया, किसी जनता का कॉल नहीं उठाया, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका फोन उठाकर उनको अपडेट देते रहे। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसी को कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब आप एसएसपी हैं तो जिले के हैं, सभी के लिए हैं। अगर परिजन फोन करते हैं तो परिजन को भी जानने का अधिकार है कि उसमें क्या हो रहा है, और विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण नाते हमारा भी अधिकार है कि हम जानें कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। 11 वर्षीय नाबालिग की बेटी के साथ जो ये कुकृत्य और जो ये घटना हुई है, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, और अपराधी जो है, अभी 5 दिन होने को है, अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने डीआईजी साहब से ज्ञापन दिया है और 24 घंटे का समय हमने दिया है। डीआईजी साहब ने भी हम लोग को आश्वासन देने का काम किया है कि हम एक स्पेशल टीम का गठन करेंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ेंगे। आगे की क्या रणनीति है? अगर 24 घंटे में अगर डीआईजी साहब के हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़क से लेकर ऊपर तक अपने बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार इस तरह का अपराध हो रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए, कुढ़नी में पिछले 10 दिनों में रेप की घटनाएं, नाबालिग लड़कियों के साथ 3 घटनाएं हो चुकी हैं, और बिहार में अब प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है और बिहार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। जनता का विश्वास अब प्रशासन पर नहीं रहा और अपराधी के मन में प्रशासन का भय भी खत्म हो चुका है, जिसके कारण ये तमाम घटनाएं हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम फेल है बिहार सरकार। मां प्रतिभा सिन्हा स्मृति पर्व पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आमगोला स्थित शुभानंदी सभागार में मां प्रतिभा सिन्हा स्मृति पर्व पर वयोश्रेष्ठ समाज सेवी HL गुप्ता की अध्यक्षता में आत्मीय अंतरंग सांस्कृतिक वातावरण में संवाद और काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया। इस मातृ नमन वंदन आयोजन में प्रतिभा सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के अर्पित किया। इस अवसर पर युवा कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि माँ सर्वजनीन, सार्वभौम और सत्य सनातन होती है। माँ प्रकृति की अकूत और असीम शक्ति की प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्ति के भीतर जो कुछ सकारात्मक गुण हैं वह मातृपक्ष की प्रबलता है।
सृजन, संवेदना, ममता, करुणा, प्रेम की केंद्र माँ अपनी संततियों में विस्तार प्राप्त करती है। माँ कभी मरा नहीं करती। वह एक साथ भूत, वर्तमान और भविष्य को सहेज कर चलती है। संबंधों के बड़े संसार को जीती हुई माँ परंपरा की संवाहिका, संस्कृति की संरक्षिका और सृजनात्मकता की सनातन धारा होती है। वह शब्द में समाहित होकर भी शब्दातीत होती है। मातृ नमन काव्य पाठ सह संवाद का यह अवसर पुण्यात्मा माँ प्रतिभा सिन्हा की स्मृति में शुभानंदी परिसर में आयोजित है। यह शुभानंदी परिसर उसी माँ की उपलब्धि है और हमारे भीतर, संतानों के भीतर या व्यक्ति के भीतर अगर शक्ति है, प्रतिभा है, क्षमता है, तो इसमें उसका कोई भी श्रेय नहीं है। यह श्रेय उसकी माँ को ही है और माँ के कारण ही संतानों का विस्तार है, संतानों की प्रतिभा और क्षमता के होने की सार्थकता है। माँ जब भी होती है, माँ का जब भी हम स्मरण करते हैं तो सृजनशीलता की अनंत धारा के साथ साथ सहनशीलता, संवेदनशीलता, सकारात्मकता, करुणा और साथ ही साथ संघर्षशीलता, यह सब माँ की ही उपलब्धि है। क्योंकि माँ कभी थकती नहीं है, वह अनवरत कार्य करती रहती है। वह संघर्ष से टूटती नहीं है, भले ही वह विसूरती होगी लेकिन वह टूटती नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा दायित्व होता है। दायित्व है परिवेश के प्रति, समय के प्रति, भविष्य के प्रति और परंपरा के निर्वाह के प्रति। तो माँ एक ही साथ भूत, वर्तमान, भविष्य को साध कर चलती है और तीनों काल के से जूझती हुई लगातार वह कार्य करती रहती है। इसलिए माँ जैसे जल पवन है, जल का एक भी कण हम बांट नहीं सकते हैं, हम पवन को नहीं विभाजित कर सकते। उसी तरह से सातत्य के साथ माँ का होना होता है। ऐसे ही मेरे लिखे दोहे को पूज्य मोरारी बापू या अन्य लोगों ने कहीं यह भाव देखा होगा, कोट नहीं कर रहे हैं कि शब्दों में ब्रह्मांड बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए, माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत। माँ सार्वभौम होती है, सर्वकालिक होती है, सर्वजनीन होती है, शाश्वत सनातन होती है। वह किसी एक कालखंड, एक की विशेष परिवेश की नहीं है। जैसे ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का है, वैसे ही माँ अपने विस्तार में संपूर्ण लोक के साथ है, संपूर्ण प्रकृति के साथ है। क्योंकि प्रकृति और ईश्वरत्व उसी देवी के माध्यम से हमारे समक्ष है और उसी देवी के माध्यम से हम उसके आत्मज की हैसियत से शरीर प्राप्त करते हुए उसी चेतना को उपलब्ध करते हैं और उसी चेतना का विस्तार निरंतर होता रहता है। ऐसी ही माँ प्रतिभा सिन्हा का, जिनसे लिखने का, कहने का अगर कौशल मुझे है, मेरे होने की थोड़ी भी सार्थकता है, तो यह उसी माँ की देन है। आज काव्य पाठ कुमार राहुल जी ने किया, बहुत सुंदर गजल, समय को केंद्र में। आज खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।